तो ज़ौक़-ए-यक़ीन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। इससे पहले मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ मानव के बारे में, जारफ़ के बारे में, NFOBC के बारे में, नेशनल फ़ेलोशिप फ़ॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, मानव है जैसा मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फ़ॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, जारफ़ वगैरह के बारे में, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी, क्या प्रोसीजर है, कैसे नहीं करना है, क्या अप्लाई करना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। और मैंने लिस्ट ऑफ़ कैंडिडेट जो सिलेक्टेड थे उनकी भी मैंने एक लिस्ट जो आई है यूजीसी की तरफ से, मैंने उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। मैंने बताया था उसमें भी कुछ तरीक़ा कि कैसे कैसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली, यहाँ पे जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है, इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अभी देखिए, मानव मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फ़ॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये मानव है, इसका अवार्ड लेटर अभी अभी रिलीज़ कर दिया गया है। और ये देखें, यहाँ खुद ब खुद लिख के आ रहा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पुराना है या एक्सपायर हो गया हो। अवार्ड लेटर्स ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थ्रू दिसंबर 2020 एंड जून 2020 और 2021 मर्ज सेशन यूजीसी नेट, और न्यू का यहाँ सिंबल भी आ रहा है, ये नया मतलब अभी जल्द ही रिलीज़ इसको किया गया है। तो जो लोग मानव के लिए क्वालिफाई हुए थे वो यहाँ से अपने अवार्ड लेटर को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, और अवार्ड लेटर मिलने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे अपने फ़ेलोशिप को अप्लाई करने के लिए, क्लेम करने के लिए। काफ़ी लोग परेशान थे कि सर आ नहीं रहा है, हमारा मतलब वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये आपकी गलती थोड़ी थी, ये तो इनकी गलती है। तो ये जब भी निकालते हैं, जारफ़ अवार्ड लेटर हो या मानव अवार्ड लेटर हो या NFOBC लेटर हो, जब जिस दिन से रिलीज़ होगा लेटर उस दिन से 3 महीने का वक्त होता है। क्योंकि अगर इन्होंने रिज़ल्ट पहले दे दिया और ये इतनी देर कर दिए हैं अवार्ड लेटर को निकालने में, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पास वक्त है, डोंट वरी। मैं आपको यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी बता रहा है कि गाइडलाइन क्या है, ये इसका गाइडलाइन, इसकी गाइडलाइन, इसकी गाइडलाइन मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो कैसे डाउनलोड करना है आपको अपना मानव अवार्ड लेटर, अगर किसी को दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, कैंडिडेट लॉगिन एरिया, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। मैं प्राइवेसी के तय किसी का रोल नंबर यहाँ से नहीं शो करूँगा, आप अपना नंबर यहाँ से डाल लीजिएगा, रोल नंबर जो भी होगा। बाकी जो चीज़ कॉमन होगी वो क्या होगी मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के डालना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डे है, यानी जैसे किसी का 1 तारीख 1/1/2002 है सपोज़ करो, तो यहाँ से 1 ऐसे चूज़ करेंगे। पहले इस पर क्लिक करेंगे, 1 हो गया, जनवरी पे जाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया। फिर ईयर पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, और आसानी से यहाँ से 2002 को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ हो, सब यही मत कर लेना। और फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेशन डालेंगे, यहाँ 2011 से आ रहा है, दिसंबर, जून, 12, इसको छोड़ेंगे। एकदम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके स्क्रीन को, यहाँ पे मर्ज सेशन आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कैप्चर इंटर कर देंगे। कैप्चर है 583788, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से आपको अपना रोल नंबर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से आप क्लिक करके इस पर लॉगिन पे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अवार्ड लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है या गाइडलाइन, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइडलाइन का भी लिंक यहीं से मैंने बता दिया हूँ आपको। एक बैक आएंगे, यहाँ से आप खुद डाउनलोड करते हैं, तो ये पूरे वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से आप खुद भी इस गाइडलाइन को डाउनलोड करके अच्छे से बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको फिर कोई चिंता ना रहे, कोई शक ना रहे, आपको कोई डाउट ना रहे, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फ़ेलोशिप को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने डाउनलोड कर रखा था गाइडलाइन, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपके सामने गाइडलाइन है फॉर द स्कीम ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का, विथ इफेक्ट फ्रॉम 2022 अपडेटेड इन जुलाई 2020। ये अपडेटेड वर्जन है। अब इसमें देखते हैं कि सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कंटेंट है सबसे पहले यहाँ से देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ द फेलोशिप है, ये वगैरह वगैरह। हम सब सिर्फ एक चीज़ पे क्या करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज़ ड्यूरेशन आपको पता है 5 साल का है। बट जैसे अगर किसी ने PhD में, और हाँ, बहुत सारे CSIR वाले जो हैं वो बहुत परेशान थे, और वो कह रहे थे कि कोई भाई साहब थे, वो कह रहे थे मेरा 3 साल हो गया है, अब मुझे फेलोशिप मिली है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आपको चौथे या 5वें साल में मिले तब भी आप कर सकते हो। ईयर की कोई, जैसे 30 ईयर होता है, लेकिन आपने एग्ज़ाम दे दिया 30 ईयर से पहले और मानव आते आते आप 30 क्रॉस कर गए, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जो दिया था नेट का
वो आप उस वक्त 30 से पहले दिए थे, लेकिन किसी में 31 दिया हुआ था, जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन आया था जनरल के लिए, ओबीसी का अलग था, सबका अलग अलग था। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो एक मरतबा ज़रूर देख लें कि एज लिमिट क्या लगाई गई है। उसमें लिखा था नॉट मोर देन 31 ईयर्स जनरल के लिए। तो इस तरह से जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आप अपना एज लिमिट देख लें, उस वक्त आप भरते हैं और उसके बाद आप अगर एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम तो पहले दे चुके हैं, मानफ आपका आता है, देर से आता है, 1 साल लग जाता है सारी प्रक्रिया होने में, सारे प्रोसेस, तो भी आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई, कोई इशू नहीं है। आपको मिलना है 5 साल, ठीक है। आपने चौथे साल में अप्लाई किया, जब 4th ईयर में थे, 1 साल आपके पास साल बाकी बचा, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं अपनी पीएचडी को 1 साल 1.5 साल जितना आप करवा सकते हैं, ज़्यादातर इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो आपको 2 साल की फ़ेलोशिप मिल सकती है, क्योंकि जिस दिन आप थीसिस जमा कर देते हैं उस दिन से आपकी फ़ेलोशिप आना बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बाकी ये सब जो कुछ है आप अपना यहाँ से एक बार देख सकते हैं, रेट क्या है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र क्या है, कैंसिलेशन क्या है, सब कुछ यहाँ से लिखा हुआ। हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। देखो एलिजिबिलिटी में लिखा है कि जो कंडीशन है अवार्ड ऑफ दिस फेलोशिप ये है, ए कैंडिडेट हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ दिस फेलोशिप। इसमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब देखिए, ही शुड बिलोंग वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख और जोरिस्टेरियन, जिसको हम पारसी बोलते हैं या फ़ारसी बोलते हैं। बेसिकली ये लोग आग वगैरह की पूजा करते हैं। ये हो गई, मतलब ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गई, यहाँ से आपको बिलोंग करना है। अब इसके अलावा कोई कहेगा मुझे मानफ नहीं मिला तो उसकी बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लियरेंस ऑफ यूजीसी नेट और जॉइंट CSIR यूजीसी नेट, यानी नेट आपका होना ज़रूरी है। विल बी ए प्री रिक्वेस्ट फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, मतलब कि फ़िलहाल पहले अप्लाई करना पड़ता था, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अब अप्लाई नहीं करना पड़ता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे या आप CSIR यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अवार्ड लेटर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यूजीसी नेट में, जो जॉइंट CSIR यूजीसी नेट में एग्ज़ाम में जो निकाला गया था उसी के अकॉर्डिंग होगा, आप देख सकते हैं। जो असल चीज़ है, एक्चुअल है, उसमें देखते हैं ये जो लिखा हुआ है, द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एंड क्वालिफाई नेट एग्जामिनेशन will be given preference. Such candidates will be required to join fellowship within 3 months of the issue of the JRF award letter. यहाँ पे चूँकि ये लोग क्या करते हैं, एक ही नोटिस को हर जगह घुमाते रहते हैं, सब बड़े सुस्त और काहिल हैं, अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन नहीं लाना चाहते हैं। तो JRF अवार्ड लेटर नहीं है, यहाँ पे मानफ अवार्ड लेटर है। तो जिस दिन से अवार्ड लेटर आपका जारी होगा, इशू ऑफ द JRF अवार्ड लेटर या मानफ अवार्ड लेटर, उसी दिन से होगा आपका 3 मंथ काउंट। यहाँ से विदिन 3 मंथ अगर आप PhD या MPhil में कहीं इनरोल हैं। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फेलोशिप शेल बी द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और आपको फेलोशिप कब से मिलेगी, रिज़ल्ट से, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना, जब अवार्ड लेटर आएगा उससे 3 महीने के अंदर आपको एक्टिवेट कराना है, और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन से आपको मिलना चालू होगा। जिस दिन आप PhD में एडमिशन लोगे उसी दिन से, जैसे अगर किसी का पहले से PhD में एडमिशन होने से पहले किसी का JRF या मानफ हो रखा है तो उसको उसी दिन से मिलेगी जिस दिन से वो PhD में इनरोल हुआ है। बट कोई PhD में इनरोल हो गया और रिज़ल्ट बाद में आया है तो जब से रिज़ल्ट आया उस दिन से उसको मिलेगा। इसके बाद इन केस सफिशिएंट कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एट सिक्योर्ड एडमिशन विल आल्सो बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर of merit in the NET examination. Such candidates will be eligible to receive fellowship under Manav subject to admission for MPhil PhD in research institution. The validity period of the offer is 3 years. वो बंदा या वो स्टूडेंट जो MPhil में या PhD में पहले से नहीं इनरोल थे, एडमिशन नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने अच्छा नंबर लाया था और बच गया था, मतलब सीटें तो उनको दे दी गई हैं, जैसे गर्ल्स का कोटा होता है, तो उनको जब मिल जाती है तो उनको सब्जेक्ट टू एडमिशन, हर हाल में उनको एडमिशन लेना है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए, टू रिसीव फेलोशिप अंडर मानव। 3 साल के अंदर अंदर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में MPhil या PhD में एडमिशन लेना है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग MPhil हटा दिया गया है, तो PhD ही समझ के रखो। PhD में आपको एडमिशन लेना है 3 ईयर्स, ठीक है, ये 3 ईयर्स का ख्याल रखना है, 3 ईयर्स। द डेट ऑफ इशू ऑफ द JRF अवार्ड लेटर, या इसको मानफ या NFOBC कर लेते हैं, NFOBC या मानफ अवार्ड लेटर।
ए स्कॉलर एलिजिबल टू रिसीव ओनली वन फेलोशिप एट ए टाइम। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका JRF हो गया, ठीक है, तो आप सोचो JRF का भी उठा लो, मानव का उठा लो, ऐसा नहीं होता है। एक ही फेलोशिप आपको एक बैक वक्त मिलेगी, एट ए टाइम आपको एक ही फेलोशिप मिलेगी। इतना लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप अपना पढ़ लीजिएगा। एक स्कॉलर हु डज़ नॉट कंप्लीट हिज हर रिसर्च वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलोशिप शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेन अंडर दिस स्कीम। एक मरतबा आपने एडमिशन ले लिया PhD में और अपना काम नहीं किया, फेलोशिप ले लिया, तो सोचो दोबारा एडमिशन लेके दोबारा रिसर्च करके फिर से फेलोशिप लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। एक ही बार मिलना है, जब एक बार आप अप्लाई कर दोगे उसी बार मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर आप अपना रिसर्च करो या ना करो। इसी में अगला जो एक दे रखा है इन्होंने पोर्शन, एक हिस्सा जो दे रखा है इन्होंने कि ए स्कॉलर हु हैज़ कम्प्लीटली और पार्शियली अवेल्ड एनी फेलोशिप अर्लियर शैल आल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप अंडर दिस स्कीम। अगर कोई इससे पहले थोड़ा भी, पार्शियली, कुछ हिस्सा या फुल्ली कोई फेलोशिप पाता रहा है तो उसको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। जैसे कोई JRF पाता रहा है या जिसको NFOBC मिलता था, फिर वो सोचे कि मानव हो गया, मानव में भी अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंटल शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग फेलोशिप। कोई भी बंदा एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो मतलब ये किसी यूनिवर्सिटी में वो एम्प्लॉई है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, या सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की हो या यूनियन टेरिटरी को हो, तो वो बंदा इससे एक्सक्लूडेड है, उसको ये फेलोशिप नहीं मिल सकती है। बट अगर किसी आप कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ से आपका डेटा लीकेज नहीं होता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। बट हाँ, अब बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात है जो इस तरह के प्लेटफॉर्म से की नहीं जाती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को शो नहीं करना है कि मैं JRF भी उठा रहा हूँ, मैं मानव भी ले रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ऐसे डेटा चले जाएंगे तो आपको फ़ाइन भी लगा सकता है, आपको फेलोशिप भी रिकवर कर लेगा आपसे, आपको फेलोशिप देना पड़ेगा। तो किसी को नहीं बताना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इट्स ओके है, आप अपने सुपरवाइज़र, अपने चेयरमैन और जो भी आप वहाँ से बना के रखें और अपना JRF भी उठाएँ या मानव भी उठाएँ और अपना जॉब भी करें। बट ये किसी को बताने वाली चीज़ नहीं होती, जैसे यहाँ पर पहले ही इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है। और जाहिर सी बात है, जब आप गवर्नमेंट सर्विस करोगे तो डेटा तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, कॉर्पोरेट में डेटा जाने का उतना चांस नहीं होता है, बट फिर भी आपको किसी को बताना नहीं है, मतलब ढोल लेके बजाना नहीं, पीटना नहीं कि हम कर रहे हैं। तो जो किसी दूसरे एम्प्लॉइज़ होंगे अगर वो, तो इनको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा, अगरचे कि आप PhD करें भी तो करें। किसी की अगर आप किसी प्राइमरी से उसमें पढ़ा रहे हैं, फिर आप सोचें कि लाओ हम PhD कर लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, IGNOU वगैरह से। PhD वैसे रेगुलर ही होती है, लेकिन आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तो आप सोचो कि हमें फेलोशिप भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा बेसिकली। अब ये मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वो अपना पढ़ लीजिए। जो इसमें मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने बता दिया। अब कुछ चीज़ें जो जानने की है, देखो मानव वाले कह रहे हैं मुझे माइनॉरिटी जो कैरेक्टर है या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट वो बनवाना है कि नहीं। भाई मैं JNU में हूँ, मुझे JNU के बारे में पता है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और JNU में जितने बच्चे मानव उठा रहे हैं उन्होंने कोई नहीं बनवाया है। और ऐसे ही JNU में अभी तक जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो JRF का पैसा ले रहे हैं, मानव का पैसा ले रहे हैं, लेकिन उनका टॉपिक और सुपरवाइज़र अभी तक डिसाइड नहीं है और 1 साल से पैसा आ रहा है। क्योंकि कोविड की वजह से जो 9B वाले थे जिनको सबमिट करना था वो एक्सटेंड होता जा रहा था उनका, तो जिसकी वजह से सीट पता नहीं चल रही थी कि किसको किसके अंडर जाना है। तो ये लोग इनको सीट नहीं अलॉट कर पाए सेंटर वाले, जिसकी वजह से वो अभी भी फेलोशिप ले रहे हैं और अगर कर भी दें तब भी वो लेते रहेंगे। तो यहाँ पर जो समझने की बात है कि JNU में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपका टॉपिक अप्रूव हो, आपका सुपरवाइज़र हो, तभी आपको फेलोशिप मिले। लेकिन कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी यूनिवर्सिटी वाले ऐसा कह रहे हैं जब तक आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा UGC नेट JRF की तरफ से तब तक आपको फेलोशिप अवेल नहीं करेंगे, हम फेलोशिप नहीं देंगे। ये भी मतलब टोटली रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं लिखा। आप लोग प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ लिखें ट्विटर वगैरह पे UGC को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, मिनिस्टर जो है उसको सबको ट्वीट करें, आप मिनिस्ट्री को भी करें और जो एजुकेशन मिनिस्टर उनको भी करें ट्वीट, वहाँ पे जाके टैग करें। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ जब भी आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर आप हमसे ये क्यों करवा रहे हैं टॉपिक अप्रूवल, ये सब तो हम करते ही रहेंगे। और इसी वजह से कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी लगता है हर 3 मंथ्स पर। एक मतलब जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फेलोशिप आने लग जाती है, फिर आपको कंटिन्यूएशन के तौर पर आपको 3 महीने पर आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट, JRF हवाला लेटर और कंटिन्यूएशन रिपोर्ट और इस तरह से एक कवर पेज लगा के देना होता है। कि ऐसा तो नहीं आप पैसा लेके बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि वो रिसर्च के लिए आपको पैसा दिया।
तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है अपने अवार्ड लेटर को डाउनलोड करने में या अप्लाई करने में, कुछ भी करने में, तो भी मैं बता दूंगा। अप्लाई करने के लिए कुछ जैसे मैं जेएनयू के अकॉर्डिंग बता देता हूँ क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में हैं या कोई किसी डिपार्टमेंट से है, वहाँ किसी बंदे को मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से पूछ सकता है। मैं भी अपने लेवल से हेल्प कर दूँगा, लेकिन चूँकि मैं जेएनयू में हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं खुद अपना जेआरएफ ले रहा हूँ और मैंने कई बच्चों का मैंने बहुत सारे फेलोशिप एक्टिवेट कराई है, तो मुझे वहाँ का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या रूल है इससे थोड़ा मोड़ा डिफ़र कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, वो आप समझिए। अगर कुछ होगा तो मैं अपने लेवल पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ ज़रूरी के मतलब डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं, सबसे पहले देखो अवार्ड लेटर लगेगा। अवार्ड लेटर लगेगा, अब चाहे जेआरएफ अवार्ड लेटर हो, मानफ हो, एनएफओबीसी हो, जो जिसका फेलोशिप होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगा, ये जेआरएफ एनेक्सर करके आता है, उसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट होता है, 8 पेज का होता है, उसमें एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी होता है। जिसको ना मिले हो मुझे मैसेज करना, मैं उसमें भेज दूँगा। टू होम माई कंसर्न, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाले ही हिस्से में जो 8 पेज का होता है, उसमें एक ये भी होता है, उसमें एक एचआरए का होता है, एक कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन फ़िलहाल वो 8 पेज में आपको 2 पेज की ज़रूरत है, एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट और एक टू होम माई कंसर्न। ये होता है, इसमें क्या कहना होता है, इसमें जो आपको कैटेगरी होती है वो बताना होता है। पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांग है, नहीं है, तो सब पे नो करते जाना है। अब अगर कोई कैटेगरी तो उस पर यस कर देना है। अगला है फोलियो ऑफ करंट सेमेस्टर। जैसे आपने एमफिल में लिया है एडमिशन, आपने पीएचडी में लिया है, तो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, फोलियो होता है, या जो भी आप उसको कह लीजिए, एडमिशन कार्ड होता है, वो आपका लगेगा। 10th 12th BA की मार्कशीट लगेगी। ये सब पर आपको फ़ोटो कॉपी करा के उस पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। जैसे भी आप करते हैं वो अपना सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं उसको। बैंक पासबुक लगेगा, और आपका जो है अकाउंट है वो किसी नेशनल बैंक में होना चाहिए। कैनरा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मेरी ख़ुद की जेआरएफ को फेलोशिप जो है आ रही है वो स्टेट बैंक में आ रही है, SBI में आ रही है। मेरे कई सारे दोस्तों की इंडियन बैंक में आ रही है, इलाहाबाद में आ रही है। आपका नेशनल बैंक होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कैनरा हो। हाँ, कैनरा का पोर्टल होता है जिस पर आपके फ़ेलोशिप की जो प्रोसेस है, फ़ेलोशिप का जो ड्यूरेशन है और उससे रिलेटेड जितनी भी मतलब तरीके होते हैं, या जिस तरह से उसका जो अपडेट होता है उसी पर दिया जाता है कि 5 ईयर का आपका पेमेंट शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है, इस महीने का जनरेटेड है, इस मंथ का नहीं जनरेटेड है, पेंडिंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। ये सारी डिटेल्स होता है UGC नेट जेआरएफ कैनरा पोर्टल होता है, उसी पर कैनरा बैंक का, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली गवर्नमेंटल काम जो है वो कैनरा बैंक ही करता है। तो उसी की वेबसाइट पर, पोर्टल पर ये सारी जो आपके अकॉर्डिंग जो जानकारी है आपसे रिलेटेड या आपके फेलोशिप से, वो वहीं से अपलोड कर दिया जाता है। तो आधार जो बैंक पासबुक है वो कैनरा में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ है, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC वगैरह वगैरह। DBT फॉर्म है, ये एक होता है डिजिटल रिकॉर्ड के लिए होता है, ये मेरे पास है, अगर आपको ना मिले तो भेज देना। बट मैं ये जेएनयू के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपके यहाँ कुछ डिफरेंट हो, बट एक बार दिखा लेना, अगर वो चल जाए तो वही चला लेना। ज़्यादातर वैसे ही होता है, ज़्यादा उसमें कुछ अलग नहीं होता डिफरेंट। जो डिटेल्स होती हैं सारी यही मांगी जाती है इसमें, तो DBT फॉर्म होता है। ये जेएनयू वाले बिल्कुल इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हाँ, जोधपुर यूनिवर्सिटी वाले हैं तो ये अपने मतलब यूनिवर्सिटी में दिखा लेंगे कि जो DBT फॉर्म है यही चलेगा या दूसरा कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी मतलब जो थे। अब जो अगर कोई कैटेगरी वाला है तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएगा। मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया है, आप इसको मेंशन कर लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसको इसके साथ साथ इनक्लोज को लगा दीजिए। ये कुछ इस तरह से 8 हैं और 9th मैंने मेंशन नहीं किया है। 9th में आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपना। 9th यहाँ पर लिख लीजिए, या इसके बगल में ही 9th कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। अवार्ड लेटर, मानफ अवार्ड लेटर या NFOBC जो भी होगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये मिल जाएगी आपको नेक्सर से। टू होम माई कंसर्न, फोलियो ऑफ करंट सेमेस्टर, 10th 12th BA में मार्कशीट, बैंक पासबुक नेशनल बैंक में होना चाहिए। कैनरा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आधार वगैरह, ETC। इसके अलावा आपका DBT फॉर्म होना चाहिए। और ये इतना भर के आपको करके, और जो जिसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, जैसे बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, उस पर अपना सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, खुद की सिग्नेचर होनी चाहिए। बाकी इसको इस पर भी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इस पर सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, इस पर सेल्फ अटेस्ट, इस पर सेल्फ अटेस्ट, इस पर सेल्फ अटेस्ट, और इसको फिल करना है। फिर आपको एक कवर पेज मिलेगा आपके सेंटर की तरफ से, जिस पर आपको ये लिखना होगा कि मेरा नाम ये है और मैं इस सेंटर में पढ़ता हूँ और मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपने अवार्ड को रिसीव करने के लिए। और फिर वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और अपना नंबर वहाँ पे लिख के देना होगा। फिर उसी कवर पेज पे अगर आपके
इन डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी तो उसी कवर पेज पर ऑब्जेक्शन लेके आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन डेट इज़ नॉट मेंशन, रजिस्ट्रेशन डेट इज़ नॉट क्लियर, या जो भी आपको ऑब्जेक्शन होगा वहीं कवर पेज पर लिख कर आ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने सब कुछ वहाँ स्क्रीनशॉट ले लेके लगाया है, तो वहाँ से आपको जाकर एक बार देख लो, मैं आपको शो कर देता हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। वैसे अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरी वीडियो है जो मैंने एक्टिवेट बताया था कि कैसे अपनी JRF की फ़ेलोशिप को एक्टिवेट करें, तो सेम प्रोसीजर है, आप यहाँ से इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। इस वीडियो को देख लें, 5 मिनट का कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें सारी चीज़ें मैंने बताया है बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेके बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो इसको देखना एक बार आपके लिए मस्ट हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं ऑन कॉल भी उसको गाइड कर दूँगा। कुछ इस तरह से मैंने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई हैं, यहाँ से सब कुछ एकदम ईज़िली तरीके से कैसे कैसे क्या करना है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखें, यहाँ से बहुत कुछ आपका फ़ायदा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे बहुत ईज़िली तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, देखो पैसा आपका है, आपने मेहनत की है, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से आएगा, मेहनत आपने की है वो आप डिज़र्व करते हैं, आप ऐसे ही किसी को जाने क्यों देंगे, क्यों छोड़ देंगे। तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बात को लिखिए, ट्वीट कीजिए, लिखित में दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, बट किसी चीज़ को ऐसे आसानी से मत जाने दीजिए, छोड़िए मत। आपने मेहनत की, आप उसको डिज़र्व करते हैं, आपने इतना वक्त लगाया है, इतनी पढ़ाई की है। ये वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी मैंने मानव की बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको ये मानव के बारे में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है, एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे अप्लाई करना है, PhD में होना ज़रूरी नहीं है, इसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। ये मानव की, ये NFOBC की लिस्ट थी, ये मानव की लिस्ट थी, इससे पहले मैंने JRF के बारे में बनाया था, तो ये सारे वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, देख लें। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने लेवल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।